मनोरोगों की। लेकिन उससे पहले मनोरोग से जुड़ी थोड़ी सी जानकारी आपको देते हैं। जब एक व्यक्ति ठीक से सोच नहीं पाता, उसका अपनी भावनाओं और व्यवहार पर काबू नहीं रहता, तो ऐसी हालत को मानसिक रोग कहते हैं। मानसिक रोगी आसानी से दूसरों को समझ नहीं पाता है और उसे रोजमर्रा के काम को ठीक से करने में मुश्किल होती है। और इस रोग के लक्षण हर व्यक्ति में अलग अलग हो सकते हैं। ये इस बात पर निर्भर करता है कि उसे कौन सी मानसिक बीमारी है, क्योंकि इसके भी कई प्रकार हैं। हालांकि आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में मानसिक रोग की समस्या होना एक आम बात है और इस समस्या से बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सभी जूझ रहे हैं। आमतौर पर व्यक्ति को मानसिक रोग की समस्या तब होती है जब दबाव और तनाव लेने लगता है। इसके अलावा जीवन के हर पहलू पर नकारात्मक रूप से सोचने लगता है और ऐसे में कोई मानसिक रोगी समय रहते लक्षणों की पहचान कर मनोरोग स्पेशलिस्ट से अपना इलाज करवाकर ठीक हो सकता है और एक अच्छी खुशहाल जिंदगी जी सकता है। लेकिन नजरअंदाज करना नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि इस रोग से ग्रस्त लोगों के मन में कई बार बुरे ख्याल भी आते हैं और कुछ लोग अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठते हैं। तो ऐसे में इसके बारे में जानना बेहद जरूरी है कि मानसिक रोग के लक्षण और इसके कारण क्या हैं, कैसे इसे छुटकारा पाया जा सकता है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रोफेसर अरुण कुमार पांडे, मनोरोग विभाग प्रमुख कल्पना चावला, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज करनाल। उनसे हम बातचीत करेंगे और यह समझने का प्रयास करेंगे कि मनोरोग तनाव से छुटकारा कैसे पाया जा सकता है और आप इस प्रकार की तकलीफ से जूझ रहे हैं या फिर आपको लगता है कि कौन कौन सी चीजें इसका कारण बन सकती हैं। अपने आसपास किसी व्यक्ति की पहचान आपने करनी है तो कैसे आप करें, उन लोगों के लिए कार्यक्रम बेहद कारगर साबित होगा। डॉक्टर अरुण कुमार पांडे, प्रोफेसर अरुण कुमार पांडे मेरे साथ जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। धन्यवाद और नमस्कार। सर, प्रोफेसर अरुण कुमार पांडे, जरा थोड़ा सा मनोरोग पर हम प्रकाश डालना चाहेंगे। आपके नज़र में ये किस तरीके की बीमारी है और इसके टाइप्स को लेकर थोड़ा सा आप बताएं, क्योंकि बहुत से लोगों को इसकी समझ नहीं है। किन किन वजहों से ये चीज़ होती है और इसके प्रकार क्या हो सकते हैं? जी, देखिए क्या है कि अगर किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन के अंदर अगर सफलता प्राप्त करनी है जी। और हर क्षेत्र के अंदर आगे बढ़ना है हम्म। और समाज में एक संतुलित रूप से अपने कार्यों को करना है और दिखाना है, जी। तो उसके अंदर जो सबसे बड़ी चीज की आवश्यकता है वह है दिमागी संतुलन। हम्म। जैसा कि आप मतलब कि एप्रिशिएट करेंगे इस फैक्ट को कि हम सभी जानते हैं कि स्टीफन हॉकिंस नाम के हमारे वैज्ञानिक थे, जी। साइंटिस्ट थे, जिनको हम्म। कि सदी का सबसे बड़ा मतलब कि वैज्ञानिक माना जाता है। हम्म। अगर उनके बारे में हमारे दर्शक, मैं अवश्य मानता हूं कि जानते होंगे उनके बारे में, हम्म। तो अगर उनके बारे में लोगों ने पढ़ा है, देखा है, तो उनका केवल मस्तिष्क यानी दिमाग और ऊपर का पोर्शन काम करता था, हम्म। बाकी का पूरा शरीर शिथिल हो चुका था। जी। तो यह इस बात से द्योतक है कि अगर शरीर का एक दिमाग, हम्म। अगर जो हमारी मानसिक शक्तियां हैं और जो हमारी मेंटल एबिलिटीज है वो हमारे कंट्रोल में है, तो हम जीवन में बड़ी से बड़ी चीजें प्राप्त कर सकते हैं। हम्म। एक स्वस्थ शरीर भी उसके साथ मिल जाए तो फिर यह सोने में सुहागा है। जी। लेकिन सर्वप्रथम स्वस्थ शरीर और स्वस्थ दिमाग होना बहुत जरूरी है। हम्म। अब आपने मेरे को उससे आगे पूछा है कि मनोरोग क्या है और कैसे हैं। जी। देखिए क्या है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहने के लिए कुछ चीज़ों की आवश्यकता होती है। हम्म। हर व्यक्ति एक, जो हम लोग बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, फीलिंग, एक्शन और थॉट, हम्म। इन चीज़ों का एक सम्मिश्रण है। जी। यानी कि फीलिंग से हम जानते हैं कि ये भावनाएं हो गई, जो कार्य हम करते हैं और जो हमारे विचार हैं। हम्म। तो अगर इन तीनों में किसी प्रकार का आपस के अंदर असंतुलन हो जाए हम्म। तो व्यक्ति समाज के अंदर एवं अपने कार्यों को कर पाने में पूर्णतः समर्थ नहीं हो पाता है। और जी। समाज के अंदर कोई भी उस व्यक्ति को अगर देखता है, उसको ऑब्जर्व करता है, उसके बारे में जानता है, तो उससे समझ में आता है कि यह व्यक्ति पूरी तरह सामाजिक रूप से अपने कार्य को कर पाने में हम्म। समर्थ नहीं है। जी। तो ये एक शुरुआती दिक्कत हुई जिसके द्वारा कि हम ये जान सकते हैं कि एक मनोरोग की शायद शुरुआत हो चुकी है। हम्म। अब अगर मैं एक सिंपल सा फैक्ट बताऊं, तो भारत के अंदर एक, पूरे देश के अंदर एक सर्वे हुआ था जिसकी रिपोर्ट हमारे आदरणीय राष्ट्रपति जी ने जारी की थी। हम्म। तो
जो हेल्थ मिनिस्ट्री ने जो वो सर्वे करवाया था, उसके अंदर ये जाना गया कि करीब 14% आबादी ऐसी है हिंदुस्तान की, यानी कि 135 करोड़ का अगर 14% हम निकालें, हम्म। तो ये लगभग हो जाएगा करीब 19 करोड़ के आसपास। हम्म। तो 19 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि मानसिक रोगों से परेशान हैं। जी। तो और ये ऐसे लोग हैं जिसके अंदर उनको दवाइयों की आवश्यकता है। हम्म। यद्यपि आजकल हम लोग मजाक में जरूर कहने को कह देते हैं कि ये तो पागल हो गया या इसको कोई हम्म। दिक्कत है, हम्म। लेकिन अगर साइंटिफिकली इसे देखा जाए तो हम्म। हमारे देश की 14% आबादी ऐसी है जिसको कि इलाज की आवश्यकता है, मनोचिकित्सक के पास जाने की आवश्यकता है। जी। और आप इस फैक्ट को भी अप्रिशिएट करेंगे कि हम्म। जिस देश की या जिस समाज की या जिस विश्व की, क्योंकि ये आंकड़ा पूरे विश्व में लगभग एक जैसा हम्म। मिलेगा, हम्म। कहीं पे 1-2%, 2-4% ऊपर नीचे हो सकता है। हम्म। तो 14% आबादी अगर विश्व की, किसी देश की, किसी समाज की अगर अपना पूर्ण नहीं दे पा रही है, तो हम्म। आप समझ सकते हैं कि देश की जीडीपी, देश का वर्क कल्चर और देश के अंदर जो कार्य करने की लोगों की तरीके हैं, हम्म। उसके ऊपर कितना बुरा एक ऋणात्मक इफेक्ट, एक निगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। जी। जी। बहुत अहम बात आपने कही है कि ये एक ऐसी तकलीफ है जिसमें बड़ी तादाद में लोग जो है परेशान हैं। कोई थोड़ी मात्रा में है तो कोई ज़्यादा है। लेकिन अब इसकी पहचान को लेकर मैं जिक्र करना चाहूँगा डॉक्टर अरुण कुमार पांडे सर, कि जी। किसी व्यक्ति में इसके लक्षण बहुत आसानी से नज़र नहीं आते, ये देखा गया है। और बहुत हद जब हो जाती है तब कहीं ना कहीं उसकी फिजिकल चेंजेस हैं वो नज़र आते हैं। पर अगर शुरुआत हम देखें तो कहाँ से ये शुरुआत होती है, और ये भी ज़रा मैं समझना चाहूँगा कि कौन कौन से काम करने वाले लोगों को थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि वर्क प्लेस या फिर काम जो हम कर रहे हैं उसका भी बड़ा प्रभाव पड़ता है व्यक्ति की ज़िंदगी पर, व्यक्ति के दिमाग पर। जी। देखिए, आपका सवाल बहुत ही मनभावन सवाल बोलूँगा मैं, जी। क्योंकि ये एक ऐसा सवाल है जिसका अगर हम अर्थ समझ जाएँ तो हमारी अधिकांश कठिनाइयाँ मिट जाएँगी। जी। कई लोग कहते हैं कि जिसके ऊपर मानसिक तनाव ज़्यादा रहेगा या जिसके ऊपर कार्य का बोझ ज़्यादा है, हम्म। वो शायद मानसिक रोगी हो जाता है। हम्म। तो ऐसा तो कतई नहीं हो सकता, कारण आप, मैं, भारत के प्रधानमंत्री, भारत हम्म। की फौज या जितने भी बड़े मतलब कि पोस्ट के ऊपर ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, हम्म। समाज सेवक बैठे हैं, हमारे मतलब कि अ, टाटा साहब बैठे हैं या बड़े-बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, हम्म। उनके मुकाबले कोई भी आदमी के ऊपर मानसिक तनाव कम ही होगा, हम्म। ऐसा मेरा पूरा विश्वास है जी। और समस्त श्रोता भी इस बात को मानेंगे। हम्म। तो इसलिए क्या है कि कार्य को करने से या किसी चीज में संलग्न रहने से कोई रोग हो जाएगा, मानसिक रोगी हो जाएगा, हम्म। ऐसी धारणा पूरी तरीके से मिथ्यात्मक प्रतीत होती है। जी। अब किस तरीके से रोगी को पहचानें? हम्म। देखिए, क्या है कि जो मैंने पहले बात कही कि मनुष्य के अंदर फीलिंग्स हैं, एक्शंस हैं और थॉट है। हम्म। तो अगर इन तीनों के अंदर किसी भी पक्ष में हमें दिक्कत दिखने लग जाए, जैसे मान लीजिए इमोशंस की हम बात करें, तो जो मूड डिसऑर्डर होते हैं, यानी कि कोई व्यक्ति अनावश्यक रूप से बहुत ही खुश रह रहा है, हम्म। यानी कि पास हुआ है 40% से, हम्म। माफ कीजिएगा, हम्म। पास हुआ है 40% से और खुशी मना रहा है 95% लाने की, हम्म। यानी कि अतिशयोक्ति। हम्म। कोई हल्की सी घटना हो गई है और लंबे समय तक चिंतित हो गया है, दुखी हो गया है, हम्म। तो ये इमोशंस का एक फैक्टर। जी। एक्शंस का हुआ, साधारण आदमी कभी किसी के घर में आग नहीं लगाएगा, कभी किसी को मारेगा पीटेगा नहीं, हम्म। कभी पत्थर उठा करके अपनी जेब में नहीं रखने लग जाएगा, कभी कचरा भूनने नहीं लग जाएगा। हम्म। तो इस तरीके की गतिविधियां जिसके अंदर हम कारण नहीं समझ पा रहे और वो ऐसा कार्य करने लग जाए हम्म। जिसका कोई कारण नहीं हम्म। हो। और थॉट, सामान्य आदमी हमेशा अपने आप को एक सुरक्षित मानता है, अपने परिवार के अंदर रचा बसा हुआ मानता है, हम्म। ये समाज उसके हित में काम कर रहा है, लोग अच्छे हैं, इस प्रकार के विचार रखते हैं। हम्म। लेकिन कई बार कुछ व्यक्ति इस तरीके के विचार करते हैं कि साहब मेरे ऊपर तो भूत प्रेत का कुछ जादू टोना कर दिया है, हम्म। जबकि विज्ञान और सामान्य जन शिक्षा प्राप्त करने के बाद जानते हैं कि भूत प्रेत जैसी चीजें मिथ्यात्मक हैं, हम्म। एक चारित्रिक वो है,
बाकी होते नहीं है, किसी ने देखा नहीं है। तो इस तरीके की बातें करना, लोगों पे शक करना कि साहब मेरा पति या पत्नी का चरित्र खराब है, जिसका कोई कारण नहीं, ठीक है, इस तरीके के कार्य करना। तो ये फीलिंग, एक्शन, थॉट, ये तीनों के अंदर अगर अनावश्यक रूप से परिवर्तन हम देखते हैं तो हमें शक करना चाहिए कि हो सकता है इस व्यक्ति को किसी न किसी तरीके की दिक्कत है। जी। साथ में एक मुद्दा और उठाऊंगा मैं कि जैसे एक सब्सटेंस अब्यूज है, यानी कि जो नशीली दवाओं का सेवन है, जिसके अंदर हमारे अफीम, गांजा, चरस, भांग और हेरोइन, शराब, ये जो चीजें हैं उनको इंक्लूड करते हैं। तो ये सभी भी मानसिक रोग की ही श्रेणी में आते हैं, जो कि व्यक्ति के अंदर अपने प्लेजर को सही रूप के अंदर नहीं ढूंढ पाने के कारण, किसी चीज के आदी हो जाने के कारण, और बाद में अपनी मानसिक स्थिति को और भी इन चीजों के प्रयोग से खराब करने का कार्य करते हैं। तो कुल मिलाकर के देखा जी। बहुत अहम जानकारी आप डॉक्टर साहब दे रहे हैं। एक दर्शक मेरे साथ हैं, जरा एक बार अपना नाम बताएं, उसके बाद सवाल पूछें, क्या पूछना चाहते हैं। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? चलिए, संपर्क उनसे नहीं हो पा रहा है। एक बार फिर से आप अपनी बात पूछ सकते हैं, और जो आप सवाल पूछना चाहते हैं उसको लेकर हमारे साथ प्रोफेसर अरुण कुमार पांडे हैं, वो आपको बताएंगे। प्रोफेसर साहब, आपने बातें बताई कि किन किन चीज़ों से हम पहचान कर सकते हैं, शुरुआती लक्षण क्या होते हैं। अब इसकी जी गंभीरता पर विचार करेंगे कि इसकी गंभीरता को भी समझना बेहद ज़रूरी है। अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो फिर इसके क्या क्या दुष्परिणाम हमें भोगने पड़ सकते हैं, लोगों को, परिवार को, समाज को इसका कितना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। जी, देखिए आपका जो कार्यक्रम है जी। वो क्या है कि आम जनता के लिए, इसलिए मैं आम भाषा में और आम उदाहरण दूंगा जिससे कि सभी लोग इससे तारतम्य स्थापित कर सके। बहुत ज्यादा टेक्निकल भाषा का प्रयोग करने पे लोगों को समझ में आना और मेरे को सभी तक पहुंच पाना मुश्किल होगा। मैं जी एक बिल्कुल, सिंपल सा बहुत अहम उदाहरण बात। जी। दूंगा। जी, मैं एक सिंपल सा उदाहरण दूंगा। जो व्यक्ति अपने समाज के अंदर रह रहा है, परिवार में रह रहा है, अपना काम कर रहा है, मान लीजिए उसको मलेरिया हो गया, जी। मान लीजिए उसको टाइफाइड हो गया, तो क्या होगा कि वो खुद दवाई लेगा, खुद डॉक्टर के पास जाएगा और स्वयं का ध्यान स्वयं रख पाने में करीब करीब समर्थ होता है। लेकिन मानसिक रोग में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि जैसे ही रोगी हो जाता है, अधिकांश केसेस में, विशेषकर साइकोटिक केसेस में, उसके अंदर क्या होता है कि व्यक्ति के सोचने समझने की क्षमता प्रभावित हो जाती है। तो वो न केवल खुद बीमार है, बल्कि उसका परिवार भी पूरे टाइम उसको कंट्रोल करने में, उसका ध्यान रखने में पूरी तरीके से एक प्रकार से बिजी हो जाता है। साथ में अगर आप ये देखें कि किसी व्यक्ति को ये लग रहा है कि कोई एक बहुत अहम पर्सनालिटी है, कोई हमारा कोई एक इम्पोर्टेंट स्टेशन है, सेंटर है, ट्रांसफार्मर है, कोई पावर स्टेशन है, कुछ भी है, और उसके दिमाग में किसी प्रकार का मानसिक रोग के कारण फितूर हो जाता है कि इसके अंदर कुछ ऐसी सामग्री फिट कर गई है जिससे कि मेरे को स्क्रीनिंग की जा रही है, या ये चीज मेरे खिलाफ है। मान लीजिए वो उसको तोड़ दे, फोड़ दे, तो समझिए कि समाज को कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। तो ये एक ऐसा रोग है जिसके अंदर व्यक्ति न केवल खुद प्रभावित होता है, बल्कि समाज और राष्ट्र तक को प्रभावित करता है। एक सिंपल सा मैं आपको इसको, अगर मैं आर्थिक रूप से एक्स्ट्रापोलेट कर सकूं, देखिए कि हम ये मानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति गरीब से गरीबी की स्थिति में भी भारत सरकार और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का उपयोग करके 300-400 रुपए रोज कमा सकता है, ठीक है ना। अगर जी। वो पूरे महीने कमाए और 25 दिन भी कमाए तो वो 8-9 हजार रुपए लाता है, ठीक है। जी। लेकिन अगर मानसिक रोग हुआ तो न वो कमा सकता है, न उसके परिवार में कोई दूसरा व्यक्ति जा सकता है, और साथ में हमारे समाज में मानसिक रोगों को लेकर के थोड़ा सा एक जो कहते हैं ना कि एक लोगों के अंदर बायस है कि इसका मतलब मानसिक रोगी है तो इससे दूर रहो, या ये पता नहीं क्या कर देगा, या ये कभी भी मार सकता है या कभी भी मर सकता है।
तो इस तरीके की भ्रांति होने के कारण और भी उसके इलाज में दिक्कत आती है। तो पूरा का पूरा परिवार अगर मानसिक रोग का एक भी सदस्य हुआ, तो बहुत बड़ी संभावना होती है कि वो गरीबी के रेखा के अंदर चला जाए, नीचे चला जाए और समाज में जो उसका सम्मान है, वो भी धीरे-धीरे घट जाता है। एक और उदाहरण आप ले सकते हैं, कोई शराबी हो गया, जी। आप देख कि पूरे समाज के अंदर अब है वो रोग, हम्म। रोग है, मलेरिया किसी ने अपने को किया नहीं है, हम्म। मच्छर ने काटा हो गया। इसी प्रकार से शराब शुरू में पीनी चालू करी, बाद में कंट्रोल छूट गया और फिर वो एडिक्ट हो गया, यानी डिपेंडेंस हो गया। जी। तो वो छोड़ना चाहता है लेकिन छूटेगी नहीं क्योंकि अब ये रोग हो गया। तो जो समाज के अंदर न केवल वो धन खोता है बल्कि अपने सम्मान को अपने पूरे समाज के अंदर अपने पूरे परिवार का सम्मान भी खो बैठता है। तो ये एक बहुत बड़ी मोटी बात आती है जिसके कारण मानसिक रोगों का इलाज उचित समय पे और सही हाथों द्वारा करवाया जाना आवश्यक है। जी। डॉक्टर साहब, एक दर्शक मेरे साथ है, रोहित जालंधर से। रोहित जी, बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार सर। नमस्कार। जी जी सर, मैं पूछना चाहता था डॉक्टर अरुण से। मुझे ना 6 साल से डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, पिछले 6 साल से। तो सर मेरे को ना मतलब कि शाम के टाइम ना जैसे 6 साढ़े 6 बजे ज़्यादा ही पेन होने लगती है। जो सिर की जो नसें होती है ना, ये लेफ्ट साइड, लेफ्ट और राइट साइड, ये दोनों, वो सर दर्द करने लगती है सर। तो सर अभी मैंने डॉक्टर भी एक होम्योपैथिक भी अभी मैंने ट्रीटमेंट शुरू कराया, पर फर्क नहीं पड़ रहा। जैसे पहले 6 साल मेरा एलोपैथिक इलाज चला सर, मेरे को 2 मेडिसिन लगी थी। एक ओजापिन है सर, इसमें साल्ट है ओलांजापाइन 2.5 mg की, और एक क्लोरप्रोमाइजिन 50 mg है, ये अभी चल रही है। ओजापिन बंद हो गई है। क्लोरप्रोमाइजिन 50 mg की सर, इसमें असाल्ट है क्लोरप्रोमाइजिन हाइड्रोक्साइड 50 mg। तो सर ये अभी चल रही है और होम्योपैथिक दवाई भी अभी मैंने स्टार्ट की है, पर मुझे कोई फर्क नहीं दिख रहा। जैसे अगर मैं दवाई छोड़ भी नहीं सकता तो मुझे नींद की प्रॉब्लम हो जाती है और बेचैनी रहती है, और जानी जैसे ना गुस्सा जैसे हो जाता ना, मतलब क्या कहते हैं, गुस्सा जैसे तनाव हो जाता है मेरे को। ठीक है रोहित जी, आप बने रहें। डॉक्टर अरुण आपको कुछ अहम जानकारियां सुझाव देंगे। डॉक्टर अरुण पांडे। जी, रोहित जी, जितनी बात मैं आपकी सुन पाया हूँ उसके अंदर आपने 2-3 बातें मुख्य उठाई हैं। पहला तो आपने ये कहा कि आपको डिप्रेशन संबंधी दिक्कत है। दूसरी आपने बताई, उसकी अवधि बताई, और साथ में आपने ये भी बताया कि रोजाना शाम को आपको सिर दर्द हो जाता है, और साथ में आपने दवाइयों के नाम बताए कि ओलाजापिन 2.5 mg और क्लोरप्रोमाजिन की दवाई चल रही है। तो देखिए क्या है कि जो भारतीय संस्कृति है, देखिए सबसे पहली चीज व्यक्ति के जीवन में ये होनी चाहिए कि आस्तिकता। आस्तिकता मेरा ये नहीं कहना है कि धर्म भीरू होना चाहिए, लेकिन किसी एक पे विश्वास होना चाहिए कि कोई एक है जो मेरा ध्यान रख रहा है, मेरा कल्याण करेगा, जिसको हम लोग भगवान कहते हैं। तो आपकी स्थिति के अंदर अभी दवाइयों की मात्रा बहुत कम है। जो ओलांजापिन आप कह रहे हैं 2.5 mg, सामान्यतः ये 20 से 30 mg तक भी दी जाती है। तो इसका मतलब कि दवाइयों की मात्रा कम है। तो ये मैं मान के चलता हूँ कि आपके रोग की जो तीव्रता है वो कम है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जैसे ही दवाइयाँ कम काम करने लगे, ठीक से काम नहीं करने लगे, आपको नींद नहीं आने लगे, तो जो आपके चिकित्सक हैं, मनोचिकित्सक हैं, उनसे मिलें। आप करनाल में हैं तो कल्पना चावला में आ सकते हैं, और हरियाणा राज्य में विभिन्न मेडिकल कॉलेज हैं, रोहतक के अंदर है, मेवात में है और कानपुर में है। तो वहाँ पे जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं, वहाँ पे हरियाणा सरकार ने निःशुल्क दवाइयाँ और उपचार और डॉक्टर अपने स्थापित कर रखे हैं जिनका आप फायदा ले सकते हैं। तीसरी चीज, देखिए दवाइयाँ महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उसके अलावा ये भी महत्वपूर्ण है कि आप एक्सरसाइज करें, नींद पूरी लेने की कोशिश करें, क्योंकि देखिए नींद की अभी आपको दिक्कत है, लेकिन जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो शारीरिक थकावट एवं दवाइयों के सम्मिश्रण से आपको नींद ठीक आने लगेगी। साथ के अंदर दवाइयों को नियमित रूप से लें। ये कुछ प्रमुख चीजें हैं जिसका आप पालन करेंगे तो आप जल्दी ठीक होंगे। साथ में डिप्रेशन का रोग एक ऐसा रोग है जो कि
देखिए, जिसको होता है उसके लिए बड़ा कठिन रोग है, लेकिन साइकियाट्री के अंदर बोले तो ये एक सामान्य रोग की श्रेणी में आता है जो कि व्यक्ति को काफी पीड़ा देता है। तो जी। डिप्रेशन मेनली क्या है कि मूड डिसऑर्डर के अंदर आता है, यानी कि हमारे मन की अवस्था जब विभिन्न कारणों से अत्यंत उदासी की तरफ चली जाए, जिससे हम बाहर नहीं निकल पाए, बात बात पे रोना आने लग जाए, हर छोटी बात पे हिम्मत टूटने लग जाए, कभी कभार मन के अंदर जीवन को समाप्त करने की इच्छा होने लग जाए, परिवार समाज इसके प्रति अरुचि हो जाए, खाने पीने के अंदर भी व्यक्ति को जोश नहीं रहे, संबंधों में भी जोश नहीं रहे, ये सब उसके कुछ लक्षण हैं। तो रोहित जी, मेरे को मैं एक बार पुनः आपसे कहूँगा कि आप अपने एक बार चिकित्सक से मिलिए, क्योंकि जो दवाएं आपको दी जा रही हैं वो काफ़ी कम मात्रा में हैं, और एक मनोचिकित्सक वापस आपकी बातों को सुनकर आपके पुराने ट्रीटमेंट्स को देख करके मेरे को लगता है कि आपको उचित ट्रीटमेंट देंगे और आप जल्दी ठीक होंगे, और भगवान पे विश्वास रखें, आप जल्दी ठीक होंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया रोहित जी अपनी बातचीत के लिए। अब डॉक्टर अरुण कुमार पांडे सर, एक चीज़ अब मैं समझूंगा कि इसके निदान की तरफ जाएंगे हम, क्योंकि बीमारी की गंभीरता के बारे में बातचीत हमने की, लक्षणों के बारे में जाना। अब थोड़ा सा इसके समाधान की तरफ भी जाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि कार्यक्रम समाप्ति की तरफ है। तो मैं चाहूँगा कि कुछ ऐसे टिप्स जिसको लेकर हम इस बीमारी से लड़ सकें, दूसरों को भी सुरक्षित रख सकें, और इसके साथ साथ इस रोग की गंभीरता को समझते हुए, इस रोग के लक्षणों को समझते हुए पूरी तरह से इससे बाहर निकले, क्योंकि ये ऐसी बीमारी है, इससे आदमी पूरी तरह से ठीक हो सकता है। जी, क्योंकि शमशेर जी ने मेरे को समय की व्यस्तता को बता दिया है, तो जो पहली बात मैं कहूँगा वो ये कहूँगा, देखिए बचपन से ही हम सुनते आए हैं कि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। सबसे पहले हमको इस पे विश्वास रखना चाहिए कि मानसिक स्वास्थ्य भी हमारे फिजिकल स्वास्थ्य मतलब शारीरिक स्वास्थ्य की तरह ही बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जी। ये पहली बात है। दूसरी चीज क्या है कि अगर हम निदान की तरफ जाएं, तो जो हमने पहले डिस्कस किया कि जो जो लक्षण दिख सकते हैं, फीलिंग, एक्शन और थॉट, वैचारिक में, कार्य के अंदर, और जो हमारी भावनाएं हैं, अगर उसमें किसी भी तरीके की दिक्कत आपको ऐसी लगे जो कि सामान्य से हटकर है, बहुत ज्यादा हटकर है, तो स्वयं या परिवारजनों को इस बात का नोट लेकर के जो भी उपस्थित आसपास के अंदर मनोचिकित्सक है या मेडिकल कॉलेज है, वहां पे शीघ्र जाना चाहिए। जी। अब निदान इसके अंदर जो है वो क्या है कि हर मेडिकल कॉलेज में मनोरोग विभाग है, जहाँ पे कि मनोचिकित्सक एवं साइकोलॉजिस्ट इनकी टीम मिल करके मरीजों का गहन आकलन करती है, जो कि जिसके अंदर कोई ऐसा नहीं है कि हमारे पास सीटी मशीन है या एमआरआई की मशीन है या विभिन्न मशीनें हैं। इसके अंदर व्यक्ति का इंटरव्यू लिया जाता है, कि थोड़ा लंबा कार्य है, मेहनत का काम है, एक एक मरीज में 2-2 घंटे भी लग सकते हैं। तो उसकी बातचीत से, उसके इतिहास को जानकर, उसकी सारी चीजों को समझते हुए कोशिश की जाती है कि समझने की कि इसका किस प्रकार का रोग है। और एक बार रोग का पता लगने के बाद में यह एक बहुत अच्छी बात है कि हरियाणा सरकार ने अपने सभी मेडिकल कॉलेजेस के अंदर निःशुल्क चिकित्सा उपलब्ध करा रखी है। मगर फिर भी अगर मान लीजिए दवाएं उपलब्ध कभी कभार नहीं भी होती हैं, तो उसके अंदर दवाइयां बहुत ही प्रभावी हैं और साथ में बहुत सस्ती भी है। मतलब आप ये मानकर चलिए, अगर मैं कंपैरिजन दूं कि अगर खांसी का भी इलाज एक सामान्य आदमी कराने जाता है, तो हमारा ये अनुभव है कि करीब 400-500 रुपए की दवाई लगी जाती है 5 दिन की। लेकिन ये मैं बाहर की बात कर रहा हूँ, सरकारी क्षेत्र में सब कुछ निःशुल्क है। लेकिन अगर मानसिक रोग की दवाएं अगर किसी को बाहर भी लेनी पड़े, तो मैं 30 दिन का खर्चा बता रहा हूँ, लगभग ये मतलब 600 रुपए से लेकर के बहुत तीव्र अवस्था का रोग है तो 1200-1500 पे पहुंचता है। मतलब रोजाना का खर्चा आप मान लीजिए कि 20 रुपए से 40 रुपए का है। और जैसा मैंने पहले कहा, सभी सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा निःशुल्क है। चलिए, बिल्कुल, बहुत अहम जानकारियां प्रोफेसर अरुण कुमार पांडे आप हमारे साथ जुड़कर दर्शकों को दे रहे थे। इलाज की गंभीरता, इलाज के खर्च को लेकर और फ्री ऑफ कॉस्ट जो प्रदेश सरकार, हरियाणा सरकार की तरफ से दी जा रही है, उसको लेकर आपने बताया। और ये भी कहा कि इसकी पहचान करना मुश्किल नहीं है, अगर इसके लक्षणों को समय पर हमें एहसास हो जाए, परिवार के किसी सदस्य को पता लगे कि इसकी कुछ चीज़ों में
विचारों में, इसके काम में, इनमें थोड़ा सा बदलाव आ रहा है, तो फिर इसको पहचान कर इसको पूरी तरह से ठीक भी किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो डॉक्टर अरुण कुमार पांडे से आज हम बातचीत कर रहे थे मनोरोगों को लेकर, उनके लक्षण क्या हैं, लक्षण के साथ साथ उससे निदान कैसे हमें पाना है, और इसके इलाज को लेकर बातचीत की कि भाई ये जो तकलीफ है ये पूरी तरह से ठीक हो सकती है, पर ज़रूरत इस बात की है कि हमें दवाएं प्रॉपर लेनी पड़ेंगी, और इस पीड़ा से कोई जूझ रहा है तो उसकी पहचान करना बेहद ज़रूरी है। फिलहाल मेरे साथ इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार।